नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस बार डायरेक्ट विद दिनेश में हैं नवनियुक्त बीजेपी के पंजाब के अध्यक्ष विजय सांपला जी, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी है। विजय जी, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के लिए रेस में काफ़ी सारे नेता थे, लेकिन पार्टी ने ये पद आपको दिया। आप पर भरोसा जताया या फिर वोट बैंक? देखिए, मैं पहले तो अपने हाईकमान का, माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करूंगा कि इतना बड़ा दायित्व उन्होंने दिया है और मुझ पे विश्वास की जताया है। और यही नहीं है, एक परंपराओं को तोड़ते हुए भी मुझे दोनों पद साथ साथ चलाने का भी आदेश है। बाकी उन्होंने क्यों नियुक्त किया है जी, कारण क्या हो सकते हैं, ये तो वो ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके पिछले 1 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है, उसी पर विश्वास जताते हुए, उसी पर भरोसा जताते हुए आपको ये पद उन्नति, एक तरह से कहा जाए कि प्रधान का पद मिला? मैं पिछले 1 साल का नहीं कहूँगा, मैं तो पिछले 18 साल का रहा हूँ। तो मुझे जब भी जो भी पद मिला, जिस क्षेत्र से आता हूँ, जिस गांव से आता हूँ, वहाँ कभी भाजपा का नाम नहीं था, कोई लेता भी नहीं था। और वहाँ पे भाजपा का झंडा लगाया। वहीं पे आसपास के गांव में जहाँ कोई नाम नहीं था, वहाँ पे यूनिट खड़े किए, मंडल के जनरल सेक्रेटरी, मंडल अध्यक्ष और फिर अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। जहाँ पर भाजपा में इसको मान के हम चलते हैं कि एससी मोर्चा के साथ इतनी नज़दीकियाँ एससी कम्युनिटी के साथ इतनी नहीं थी, मगर वो आज से 15-16 साल पहले जब मैंने दायित्व निभाया तो मैंने खड़ा किया कार्यक्रम समाज में, अपना नाम, भाजपा का नाम। और मुझे उसके बाद खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो जब मुझे बनाया गया था तो मेरे साथी मुझे खाली बोर्ड का चेयरमैन बनाया करके छेड़ते थे। जी जी। और उसी को मैंने भरा भी, खाली को खादी बोर्ड का पहले साल में नॉर्थ इंडिया में और उसके बाद 3 साल लगातार टॉपर भी रहा नेशनल लेवल पे। और मेरा नाम रिकमेंड होके गया राष्ट्रपति अवार्ड के लिए। मिलना इसलिए नहीं था उचित था कि सरकारें अलग राजनीतिक कारण भी होते हैं और मैंने प्रयास भी नहीं किया, मगर सबसे सफलतम जो खाली बोर्ड कहते थे उसके लिए जब मैं हटा तो लोग दौड़ में थे कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, जिसकी तरफ पहले कोई दिखता नहीं था। उसके बाद मैं फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी रहा हूँ। और अभी 1-2 साल का कार्यकाल वो तो आप भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल उसमें आपको ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है जो आपको प्रधानगी दी गई है, एक तरह से कांटों भरा ताज है। निस्संदेह चुनौतियों से भरा हुआ शायद हाईकमान ने मेरा ख्याल मुझ पे इसीलिए विश्वास किया हो कि मैंने आज तक जिस भी क्षेत्र में काम किया है, जहाँ कुछ नहीं था, हर जगह कीचड़ में भी कमल खिलाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में इस कारण विश्वास भी हो सकता है। बाकी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मुझे बोझ दिया किन कारणों से, मगर मैं फिर भी उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा दायित्व संभालने के सक्षम समझा। मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी वर्क। विपक्ष में कई नेता ये भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी ने जो है दलित कार्ड खेला है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जातीय आधार पे, जी, मत, पंथ और धर्म के आधार पे काम नहीं करते। एक तो पहली बात सीधी सीधी। और अगर दूसरी विपक्षी पार्टी में जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि अगर यूनी का जिक्र करें तो उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले विधायक दल का नेता बनाया अनुसूचित जातियों ने। उसको हम कह सकते हैं दलित कार्ड खेला। वो क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति मंच पर जब उन कैप्टन की ताशपोशी होती है तो मंच से वो कहता है कि कैप्टन साहब, हमारे बुजुर्ग आपके सीरी थे। सीरी का मतलब नौकर गुलाम जैसे कह सकते हैं कि उनके घरों में काम करने वाले। हमारे बुजुर्ग आपके घर में सीरी थे और हम भी आपके तरह सीरी की तरह आपके साथ आपका काम करेंगे। ये
इसको कह सकते हैं कि दलित कार्ड है। तो आप कह रहे हैं कि उनको उन्होंने जो ये बात कही थी उसका इनाम मिला उनको? अगर उसमें नहीं, वो बनने के बाद कहा जी। और वो व्यक्ति जिसके, मेरा कहने का मतलब, वो जो व्यक्ति सक्षम नहीं होने के बावजूद भी जिसको बनाया जाए, इसको कहते हैं कार्ड। और वो जो उन्होंने विधानसभा में, अगर आपने उसकी कारगुजारी देखी हो तो जितना मजाक, और एक कह सकते हैं कि अगर उसको देख लेंगे तो आपको कॉमेडियन के शो देखना नहीं पड़ेगा। नेता विपक्ष है पंजाब विधानसभा में चरणजीत सिंह चन्नी, वो उनका जो कामकाज है, और आप कह रहे हैं जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया। मजाक उनका नहीं, उन्होंने खुद का और समाज का मजाक उड़ाया, उनका किसी ने नहीं उड़ाया। उन्होंने समाज के नाम मजाक उड़ाया। मेरा कहने का मतलब, वो सक्षम ना होते हुए भी उसको बनाया। आप कह रहे हैं कि वो सक्षम नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना कि जो, अगर आपकी उनकी कारगुजारी देख रही, वो सक्षम कैसे हो सकता है? जो कह रहा है कि हमारे बुजुर्ग आपके सिर ही थे और हम भी आपके सिर ही हैं, ये सक्षम कैसे हो सकता है? ये समाज के नाम पर एक धब्बा हो सकता है। और आज समाज हमारा पढ़ लिख कर एक अपने आप में मजबूत अपना आधार बना चुका है। और आज हम कहें कि आज भी हम गुलामों की जिंदगी शरेआम मंच से कहे, इससे असक्षमता और कितनी चाहिए? और वो जो खड़ा होकर विधानसभा में मजाक उड़ रहा है और जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो सक्षमता की वो बात नहीं कर सकते। लेकिन विजय जी, वो कहते हैं, नेता विपक्ष कहते हैं कि बादल सरकार उनसे डरती है, इसीलिए इस तरह की बातें जो है उनके बारे में कही जाती है। मुझे एक लतीफ़ा याद आता है कि एक बार हमारा अनपढ़ व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था विदेश में गया था जी। तो वो मैम से किसी पर बहस गया, तो उससे वो साथी बोल रहे, तो गांव में तो इंग्लिश बहुत बोलता है, यहाँ बोल। तो वो, टू द हेड मास्टर आई बिग टू से दैट आई एम स्टडिंग इन सो एंड काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days बोल के आ गया। तो मैडम ने उसके दो जोरदार जो नमस्ते की और कहा कि मुझे माफ़ करो, चलेगी। कहता देखा, मैंने बोलने नहीं दिया। ऐसे वो जो इनके ऊपर पूरी तरह से वो इन्हीं के लिए शायद बना हो। और वो मेरा ख्याल है, इससे और क्या कह सकते हैं। जी जी। तो अब दूसरा ये कहा जा रहा है कि आपका जो एक बयान आया अध्यक्ष बनने के बाद कि शिरोमणि अकाली दल के साथ जो गठजोड़ है उस जारी रहेगा और चुनाव में साथ उतरेंगे, लेकिन सीटों में कुछ रद्दोबदल हो सकता है। मेरा कहीं बयान नहीं है। और अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और ये गठबंधन सिर्फ 2 दलों का नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये गठबंधन 2 दलों का नहीं, ये सामाजिक समरसता का गठबंधन है, ये हिंदू सिख एकता का गठबंधन है, ये भाईचारे के गठबंधन है और गुरुओं की जो सांझीवालता का जो संदेश है उसका गठबंधन का प्रतीक है। और ये समाज की ज़रूरत है और इसीलिए ये गठबंधन समाज सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक भी है। लेकिन पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वो कहते हैं कि 23 सीटों पर ही जो है गठबंधन रहेगा, 23 सीटें ही बीजेपी को मिलेगी। तो क्या बीजेपी ने तय कर लिया कि वो 23 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी? हमने ये कहा है कि हमारा जैसे गठबंधन था वैसा ही जो पुराना चलता आ रहा है वही गठबंधन आगे भी चलेगा। आज की डेट में हमारे पास कभी भी मुद्दा, हम इशू ये नहीं रहा कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या होगा, ये नहीं। हमारे पास लक्ष्य, एक जो सिपाही को लक्ष्य दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, और मेरे पास वो टारगेट 2017 का मिशन है। और 2017 में हमारे इलेक्शन जीतकर और नया कीर्तिमान स्थापित करना है और हैट्रिक बनाकर सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। उसमें आप कह रहे हैं कि का जो मकसद है और आप सिपाही हैं, आपको जो लक्ष्य दिया गया है वो है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार को हैट्रिक लगाना। जी। अगर ये हैट्रिक लगता है तो नए अध्यक्ष के नाते, क्या मैं नए अध्यक्ष से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उस हैट्रिक लगने के बाद क्या बीजेपी को उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा क्या पंजाब? मैंने फिर कहा कि हमारा लक्ष्य सरकार हैट्रिक बनाना है, क्या लेना क्या देना इसमें मैं पढ़ता ही नहीं हूँ ना, हमें पढ़ना है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना है, यही हमारे इस और ही ध्यान रहे। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि पंजाब में बीजेपी को उप मुख्यमंत्री पद का मिलना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग, हर एक इतने लोग हैं, कुछ हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है।
मेरा क्या लक्ष्य आप उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? आप ही के नेता, मैंने वरिष्ठ कहीं नेता। नहीं कहा कि मैं राय की नहीं। और 50 इतनी बड़ी सभी की राय है, सभी को साथ लेके चलना हो और सभी के बीच में संयम बिठा के चलना, यही मेरा दायित्व। कुछ नेताओं का ये भी मानना है बीजेपी के कि बीजेपी को अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अकेला अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए पंजाब में। देखिए, मैंने तो क्लियर कर दिया, हाईकमान ने आज से 2 महीने पहले कर दिया था। तो आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन मजबूरी नहीं है क्या? लेकिन ये मजबूत गठबंधन है और जरूरी है, मजबूरी नहीं जरूरी है जी। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उन्होंने कहा था कि एकला चलो की नीति, बीजेपी जो है अपने दम पर जो है बाकी सभी राज्यों में चुनाव लड़ेगी। क्या जो दिल्ली में नतीजा आया, बिहार में नतीजा आया, उसके बाद बीजेपी ने एकला चलो की नीति छोड़ दी क्या? ये हर एक प्रदेश के संदर्भ में अलग अलग परिस्थितियां हैं जी। हर एक जगह अलग परिस्थितियां हैं, कहीं पर अलग तरह की परिस्थितियां हैं। और पंजाब में, महाराष्ट्र में भी आपका गठबंधन पुराना था, वहाँ भी दोनों दलों ने अलग से चुनाव लड़ा। देखिए, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में उनकी अलग परिस्थितियां हैं। अगर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ पर रखा जाता है, उतारा जाता है पंजाब में, तो क्या बीजेपी को ये स्वीकार होगा? हमारा गठबंधन शिरोमणि अकाली दल से है और ये सुखबीर जी के ही बयान, पहले तो ये स्पष्ट कर दे कि उन्होंने कहा कि हम सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में। दूसरा, हमारा जो गठबंधन है वो शिरोमणि अकाली दल के साथ है और शिरोमणि अकाली, ये दो, मैंने कहा कि ये 2 दलों का ही नहीं, 2 सामाजिक समरसता का भी जो गठबंधन है। और उस नाते से शिरोमणि अकाली दल क्या फैसला लेता है, क्या नहीं लेता है, हमारा ये काम नहीं है। हमारा गठबंधन था, है और रहेगा, इस पे हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं जो कि ये कहा जाए कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ जनता के बीच लेकर उतरेगी? देखिए, हमने विकास किया है और विकास सिर्फ बातों से नहीं किया। आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है और मुझसे ज़्यादा नज़दीक से देखा है, क्योंकि तब तक मैं इतनी राजनीति के इतने ऊंचे पद पे भी नहीं था। और मगर आपने देखा होगा कि 5 साल उन्होंने राज किया, एक बल्ब के जलाने की जितनी भी बिजली को जनरेट नहीं किया जी, ये आप भी जानते हैं। और आज पंजाब सरप्लस, जो बिजली के मामले में सरप्लस है। आप पंजाब के, मैं किसी एक शहर की नहीं बात करता, पंजाब के किसी भी शहर में चले जाएं, आपको कोई नया ब्रिज कोई बना हुआ नज़र आएगा और आप उस पर खड़े होकर देखेंगे ये सुख सुविधाएं लोगों की, जनता की पूर्ति की तरफ काम कर रहा है। तो उस पुल का जरा इतिहास जानेंगे। मैं किसी एक पुल की बात नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अगर उस पुल का इतिहास देखेंगे तो वो उसका जो शिलान्यास वो श्रोमणी अकाली दल की जनता सरकार के समय हुआ। लेकिन आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि विकास की जो बात गठबंधन सरकार द्वारा की जाती है वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ महज कागजी है, कोई ऐसा कोई विकास जो है वो पंजाब में दिखता नहीं है, कहीं नज़र नहीं आता। नहीं, आपको सरप्लस बिजली जब हम उनकी सरकार थी तो दोपहर को एसी बंद, 5 बजे 6 बजे के बाद बाजार बंद, ये होता था। अब क्यों नहीं होता? ये विकास उनको दिखाई नहीं देता क्या? आज जो मैं पुलों की बात कर रहा हूँ, सड़कों के निर्माण की बात करता हूँ, मैं किसी एक शहर की बात नहीं करता, पंजाब के पूरे के कितने पुल बन चुके हैं, ये उनको नहीं दिखाई देगा क्योंकि उनके समय क्या हुआ। सड़कों की बात आपने की, सड़कों पे जो है विपक्ष और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है मजाक उड़ाते हैं कि सड़कों का सिर्फ नाम लिया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर सड़कों का निर्माण हुआ है तो इसी समय हुआ है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से देखें, चाहे पंजाब प्रदेश की जो सड़कें, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की तरफ देखें। नेशनल हाईवे में तो जहां वो 2 किलोमीटर की एवरेज देते थे, आज 18 किलोमीटर की एवरेज पे माननीय नितिन गडकरी जी का विभाग जो है सड़कों के ऊपर काम कर रहा है। ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है और जनता देख रही है, जनता को दिखाई दे रहा है और ये काम
हमने सरकार के प्रति अपना फैसला जनता ने लेना है और जनता सही फैसला लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको लगता है कि महज आलोचना के लिए विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता है? काम किया क्या? मुझे आपने 5 साल उनका, मैंने बता रहा कि ये किया। आज पंजाब इन्वेस्टमेंट के लिए हम कर रहे हैं, इन्वेस्ट पंजाब की बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट आन के इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक भी मुझे प्रोजेक्ट ऐसा जिसके ऊपर आपने बिजली की बात की है, मैंने पुलों की निर्माण की बात की है, कोई बड़ा उद्योग लगाया हो, कोई ऐसा कोई कारण, लेकिन ऐसा कोई काम। लेकिन विपक्ष कहता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में, पिछले 9 साल के कार्यकाल में इंडस्ट्रीज आई नहीं है, इंडस्ट्री स्टेट से बाहर, राज्य से बाहर गई हैं, और जब उनका कार्यकाल था तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज थी उनके कार्यकाल में। आज इन्वेस्ट पंजाब की रिपोर्ट देखेंगे तो इसका जवाब उनको मिल जाएगा, मगर उनके कार्यकाल में क्या हुआ? एक भी काम नहीं हुआ और घोटाले पे घोटाला हुआ। वो सिटी स्कैम जो हुआ है वो आप सब जानते हैं, और मुझे जहाँ तक मालूम है कि सबसे पहले उजागर भी आप ही के चैनल ने किया था, और मुझे करप्शन के मामले, और वो अगर उसको विकास कहता है कि पूरे मिनिस्टरों को नहीं मिल रहा था, एमएलएज को नहीं मिल रहा था, तो जनता को तो बहुत दूर की बात है। उल्टा आरोप जो है करप्शन की अगर बात की जाए तो आपकी सरकार के ऊपर करप्शन का आरोप लगाया जाता है। कहाँ, कौन है, किसके ऊपर है? हमारे केंद्र की सरकार में देख लीजिए, आज 2 साल तक हो गए, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठी। लेकिन पंजाब सरकार किसके ऊपर है बताए ना, किसके ऊपर? कई मंत्रियों के ऊपर जो है उंगलियां उठती हैं। कहना अलग बात है, विपक्ष कहता है। विपक्ष कहता है, विपक्ष का काम क्या है? आलोचना है। जैसे पेस्टिसाइड स्कैम का नाम लिया जाता है, उसमें कृषि मंत्री का नाम मैं कहीं नहीं है, अगर है तो साबित करें ना। कहाँ साबित, क्यों नहीं किया? वो कहते हैं कि मामला सामने है, इट्स ओपन एंड शट केस, उसके बावजूद भी जो है सरकार उस पे कार्रवाई नहीं कर। अगर ऐसा था तो विपक्ष चुप क्यों बैठा है? अगर बैठा है, ये कब की बात? तो आप कह रहे हैं कोई तथ्य नहीं है? मैं कोई तथ्यों पे नहीं है, बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं। वो उनके पास तथ्य होते तो वो शांत होकर बैठता। अगर मेरे पास मेरे चोट लगी होगी तो मुझे पीड़ा, मैं चिल्लाऊंगा ही ना। तो जब आप कह रहे हैं ये सब जो है कहीं इश्यू नहीं है, बिना सवाल उनके पास कुछ आलोचना के अलावा और कुछ नहीं है। विजय जी, दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो मुद्दा वो है, जो विपक्ष और आम आदमी कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहते हैं कि आने वाले चुनाव में वो बड़े मुद्दे विपक्ष की तरफ से रह सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा ड्रग्स का मुद्दा है। ड्रग्स के मुद्दे पर जो है आपकी सरकार और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पंजाब को बदनाम किया जाता है, लेकिन विपक्ष कहता है बदनाम नहीं किया जाता, सही कहा जाता है। ड्रग का जो प्रॉब्लम है इसकी देन कांग्रेस सरकार है, वो भी साबित बताऊंगा क्यों है। इसमें जो है, मैं ये कहीं नहीं डिनाई कर रहा कि पंजाब में ड्रग नहीं है जी, मैं ये भी डिनाई नहीं कर रहा कि पूरी तरह बंद हो गया है जी। मगर पहले आपने देखा होगा कि बॉर्डर से जी, बॉर्डर की पहले की सख्ती और आग की सख्ती जितनी की है, उनको इसमें रुकावट लाने में कुछ हद तक लगाम लगी। मैं लगाम नहीं, कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक लगाम लगाई। अगर कहेंगे कि पहले क्या था, पहले तो आप भी देखते थे कि दूसरे बॉर्डर क्रॉस करते थे, फौजी का सर कलम करके ले जाते थे, उनके लिए ड्रग्स स्मगलिंग करना तो बड़ा आसान काम था। मगर आज नरेंद्र मोदी जी की सख्ती के कारण आज बॉर्डर के ऊपर वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। और जहाँ तक उनको इन कांग्रेस के कारण जहाँ पे ड्रग्स पंजाब में आती थी, इनकी कमजोरियों के कारण, उसके कारण हमारा पंजाब में प्रॉब्लम आई जी जी। मगर फिर भी पंजाब में जैसे, ऐसा नहीं है कि पंजाब के बाहर नहीं है जी। ऐसा भी नहीं है कि हिंदुस्तान के बाद नहीं है जी। अगर दुनिया में एंटी नेशनल नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है जी। तो वो पंजाब के कारण नहीं है, वो हिंदुस्तान के कारण भी नहीं है, वो किन्हीं और मुल्कों के कारण है। इसका मतलब समस्या कहीं और भी है। तो मगर यहाँ पर पंजाब में जो पहले नशे की हालत में लिप्त हो गए थे, उनके लिए हमने रिहैबिलिटेशन, क्योंकि वो मंत्रालय भी मैं ही देखता हूँ, माननीय हमारे मंत्रालय, मैं उसी मंत्रालय से संबंधित हूँ, और हमने अभी पंजाब में 26 रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोले, जिनमें जो पुराने लग गए उनको ठीक करके मुख्य धारा में लगा के उनको किसी काम में लगाया जा सके। तो पहले सिर्फ हम
डिडक्शन करते थे, अब रिहैबिलिटेशन का मतलब उनको टेक्निकली शिक्षा भी देते हैं, उनको हम आध्यात्मिक से भी जोड़ते हैं, और अगर जब वो काम सीखता है और 3 महीने के बाद जब मुख्य धारा के जाने के लिए तैयार होता है, अगर वो आर्थिक मदद भी मांगे तब उसको हम आर्थिक मदद भी देते हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि दुष्प्रचार होता है, गलत बात होती है? बिल्कुल दुष्प्रचार कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रॉब्लम इन्हीं की द्वारा दी, कांग्रेस की द्वारा दी गई जो प्रॉब्लम थी, उसका कंट्रोल भी किया हमने। जी, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि ड्रग माफिया और नेताओं में नेक्सस है। इससे बड़ी कोई नौटंकी पार्टी, ड्रामेटिक क्लब कहीं और नहीं है, दुनिया में कहीं और नहीं होगी। कहते कुछ हैं, वही आप पार्टी है, पंजाब में जाती है, पंजाब के पानी के मुद्दे के ऊपर बात अलग तरीके से करती है, दिल्ली में आती है तो बात अलग हो जाती है, फिर हरियाणा के खिलाफ चले जाती है तो फिर हरियाणा की बात करती है, फिर हाई कोर्ट में जाके एफिडेविट कुछ देती है और बाद में वो माफ़ी मांगती, नहीं हमारे वकील ने कुछ गलत कह दिया। ये सरकार चलाने का तरीका है क्या? ये ड्रामेटिक पार्टी नहीं है तो और क्या है? और दूसरी तरफ ये आपने गुरुद्वारा शीशगंज में देखा हो, और हमारा तो जहाँ पर शीश झुकता है जिनके सम्मान में, आज अगर हम बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, विजय सांपला नाम का व्यक्ति भी अगर कहीं बैठा हुआ है तो इसका कारण वो गुरुओं की शहादत है, और उनके कारण आज हम सुरक्षित हैं। और आज उनके ही प्याऊ को अगर तोड़ने के कोई शर्मनाक कार्य कर रहा है तो ये केजरीवाल कर रहा है। और क्या कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये एमसीडी उनके अधीन नहीं है। वो कह रहे हैं, अलका लांबा एमसीडी की ऑफिसर है, एमसीडी में काम करती है। उसने जो मीटिंग ली, जो आपने सभी ने मीडिया में दिखाई, वो एमसीडी की मीटिंग थी। वो ऑफिसरों के साथ जो काम किया, जो ऑर्डर किया, जो डायरेक्शन दे रही थी, वो एमसीडी की मीटिंग थी। इस लोग सब समझ रहे हैं कि कहाँ से क्या है। यही तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामेटिक क्लब है। ये एंटरटेनमेंट के लिए तो हो सकती है, मगर सरकार चलाने के लिए गंभीर व्यक्तियों की जरूरत होती है, और वहाँ पर एक भी व्यक्ति। एसवाईएल की आपने बात की, एसवाईएल के मुद्दे की आपने बात की। पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन तीनों जगह आपकी सरकार है। क्या इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया? ये कहा जा रहा है, विपक्ष कह रही है, क्या प्रधानमंत्री को इस पे पहल नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये 2 प्रदेशों का मामला है। अगर आपसे कुछ चीज़ लेनी है तो अगर मांगने जाते हैं तो आपके घर में कुछ चीज़ फालतू है तो अब आप दे देते हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा तो मैं क्यों दूं? आज पंजाब देश का सबसे बड़ा खेती का प्रमुख प्रदेश है, और पूरे प्रदेश को खाने के लिए अनाज देने में सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का है तो वो पंजाब प्रदेश का है। तो क्या पंजाब की खेती जो पूरे देश को बचाती है, उसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं है? आज उसके लिए भी पानी नहीं है, पंजाब की भूमि में पानी नहीं है, तो क्या उसकी ज़रूरत, ये वो पंजाब अपने लिए नहीं रख रहा है, वो गेहूं पैदा कर रहा है तो पूरे देश के लिए कर रहा है। के लिए हमें आप कह रहे हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं तो देने का सवाल ही नहीं होता। निस्संदेह। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल कहते हैं कि पंजाब में एक और पार्टी जो है वो आई है। उनका ये उसके जो मायने समझे जा रहे हैं, उसका ये मायने समझा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने एक शक्ति के तौर पर मान लिया है, और मुकाबला जो है वहाँ पर त्रिकोणीय हो सकता है। आपको लगता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मुकाबला त्रिकोणीय होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम उनको हेडलेस मानते हैं। उनके पास नेतृत्व भी नहीं है, बिना सेनापति के नहीं किया जाता, और आज तक उनके पास ये फैसला करने के लिए भी नहीं बैठे कि उनका नेतृत्व करेंगे। और जिनको नेतृत्व दिया है उन्होंने पंजाब तोड़ने के लिए बात की है। वही जो छोटेपुर की जिनकी बात करते हैं, वही व्यक्ति हैं जो कभी आतंक के वक्त कहता था, पहला वड्डांगे मोना फिर वड्डांगे चोना। मोना का मतलब मेरे जैसा व्यक्ति और आप जैसा, और चोना बोलते हैं धान को, कि पहले हम उस व्यक्ति को काटेंगे जिसके केस नहीं है और फिर धान काटने जाएंगे। वो व्यक्ति, क्या पंजाब की वागडोर उनको संभालनी चाहिए, ये पंजाब की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है और बहुत समझदार है। सरबत खालसा फिर से एक बार 10 नवंबर 2016 को बुलाने का फैसला किया गया है पंथक संगठनों द्वारा, पार्टियों द्वारा, ठीक चुनाव से पहले। आपको क्या लगता है क्यों
उनकी एक इच्छा हो सकती है कि ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर के अराजकता फिर फैलाई जा सके, और कुछ नहीं है। उसके पीछे देश को जोड़ने की, पंजाब को मजबूत करने की सोच हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके बीच में पंजाब को मजबूत करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको पंजाब को तोड़ना कैसे, ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो मेरा ख्याल, मैंने तो पहले कहा कि जैसे ही हुआ पंजाब की जनता समझ गई, और उसके बाद किसी ने भी उनको मुंह नहीं लगाया। सरबत खालसा को बुलाने का मकसद जो है पंजाब को तोड़ना है। सरबत खालसा अलग तरीके का है, वो एक धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार बुलाते हैं। वो एसजीपीजी और वो गुरुद्वारा के जो जत्थेदार मिल के बुलाते हैं, जत्थेदार बुलाते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि मैंने सरबत खालसा बुला दी, उसने भी बुला दी, उसने भी। वो सरबत खालसा था ही नहीं, नाम सरबत खालसा दिया था, वो सरबत खालसा था ही नहीं। वो तो कुछ जो हम कह सकते हैं असंतुष्ट, और ये कह सकते हैं कि जो पंजाब को तोड़ने के बारे में सोच विचार रखने वाले लोग थे, उनका जमावड़ा था। और जिस दिन लोगों, जो पंजाब की जनता ने उनको सुना, और उसके बाद आपको उसके रिजल्ट का भी पता है और मुझे भी पता है, और ये पंजाब की जनता ने उनको जवाब दे दिया है। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो हेडलेस पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जल्द सिख चेहरा वो मैदान में उतारेंगे। तो हम कौन सा रोक रहे हैं? लाए ना, उनके पास तोड़ने वाली ताकतों के वाले उनको अभी तक क्यों नेतृत्व दे रखा है? हमने रोका था कोई किसी को? तो ला दे, हमें क्या है, उनका दायित्व है, ये लोकतंत्र में उनको लाना चाहिए ना। रोक कौन रहा है? जी, आपको क्या लग रहा है क्यों देरी हो रही है? क्यों देरी होगी? कोई उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, कोई व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं, क्योंकि उनको दिल्ली के ऊपर उनका देख लिया, उनका सिस्टम ये कैसा है। आज तक उन्होंने किसी को सिवाय केजरीवाल ने अपने अलावा और किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया, ये सभी जानते हैं। लेकिन दिल्ली में तो ये कहा जाता है कि विकास हुआ है पिछले 1 साल में। उनके कौन सा विकास है? जो विकास दिखाई देता है वो जनता को क्यों नहीं दिखाई देता? आपको क्यों नहीं दिखाई देता? सुनने में क्यों आता है? दिखाई क्यों नहीं देने वाला विकास आता है? आज हम आपको नहीं लगता कोई विकास हुआ है? मैंने कहना, मुझे आपको लगता है तो दिखा देना। आम आदमी पार्टी को लगता है, उनकी सरकार कहती है कि विकास कहाँ दिखाओ ना। मैं तो वही कह रहा हूँ, कहते हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी जनधन योजना की बात करते हैं तो वो आंकड़े दिखाते हैं। आज मुद्रा की बात करते हैं तो 3 करोड़ आदमियों को लोन दिया है, और इतने % सबसे ज़्यादा उसमें महिलाओं को जोड़ा है, ये दिखता है। बैंक आंकड़ा नज़र आता है। जीवन जो सुरक्षा बीमा योजना, दुनिया का सबसे सस्ता जो बीमा 1 रुपये में, वो आज यहाँ पे हो रहा है। इसके सर्टिफिकेट सभी के हाथों में है, बाकियों के पास नज़र क्यों नहीं है? लेकिन सांपला जी, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतरने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को हो सकता है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसको नुकसान हो सकता है। पहले वो जो जब तक उनकी पिक्चर ही नहीं क्लियर तो उनकी बात ही क्यों करें। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के प्रभारी है संजय सिंह, वो कहते हैं कि हम किसी से डरने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए आए। हम भी किसी को डराने के लिए नहीं है। जिसके पास लड़ने की हिम्मत आए मैदान में, हम रोकते किसको है? हम कब रोकते हैं? मगर हम मजबूत हैं, और हमने काम किया है, काम करेंगे, और इसी आधार पे हमने विकास किया है, विकास और करेंगे। लोगों की आशाएं इच्छाओं को पूरा किया है, इस पे काम करेंगे तो दिखाएंगे, और वो उन्होंने कुछ किया होगा तो दिखाएंगे ना। तो हमने किसी को रोक थोड़ी सकते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का काम है कि बीच में आए। तो क्यों 2014 में 4 सांसदों को जो है पंजाब की जनता ने लोकसभा में भेजा, आम आदमी पार्टी? जब 2014 की, तब तक उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ आलोचनाएं करने के लिए थे। लोगों को लगा ये आलोचनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं जो आलोचना करते हैं दूसरे के काम पे ये अंकुश लगाते हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ करने की इरादा रखते हैं जी। और उसके बाद जीतने के बाद लोगों को समझ आ गया, लोगों को नहीं, उन्हीं सांसदों को भी समझ आ गया जी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये नौटंकीबाजी है। और वो 2 सांसद बाहर हैं, उनसे पूछ लो, वो मुझसे ज़्यादा बोलेंगे कि सबसे बड़े नौटंकी अगर हैं तो यही हैं, उन्हीं के सांसद बोलेंगे और बोलते हैं।
ये केजरीवाल सबसे गलत व्यक्ति है, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है वो तो ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो उनके लिए फिर भी कहीं ना कहीं जी शब्द लगा रहा हूँ, सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, तो वो तो बड़े दूसरे तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के आने से कांग्रेस को बल मिल सकता है, और एक ये बात हो रही कि कांग्रेस जो है कम बैक कर सकती है, फाइट बैक कर सकती है उनके आने से? देखिए, मैं खैर प्रशांत किशोर जी को तो मैं जानता भी नहीं, तो उनके बारे में 2014 मुझे मालूम है कि, मगर मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता, इसलिए मुझे उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ झांकना भी नहीं चाहिए। मगर मैं ये कहूँगा कि आपने भी बहुत ज़िंदगी में देखा होगा, एक ही कोच के पास बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं, मगर एक दो जो होते हैं वही जीतने के काबिल होते हैं। बाकी बहुत सारे खिलाड़ी तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते, पीछे रह जाते हैं उसी कोच के। मेरा कहने का मतलब सिर्फ कोच अच्छा हो उससे काम नहीं चलता, खिलाड़ी के भी टांगों में, उसके मसल्स में भी जान होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो अच्छे खिलाड़ी नहीं है? अच्छे खिलाड़ी इससे ही साबित हो सकता है कि वो कहते हैं ना, कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। उन्होंने चाय पे चर्चा का एक जवाब ढूंढा कि कॉफ़ी पे चर्चा बना लें जी, तो लोग यकीन ही नहीं कर रहे कि यार कांग्रेस वाले ये कहाँ से कॉफ़ी हुई, इनका तो वो कल्चर ही नहीं था, कॉफ़ी पे नहीं है। उनको लगता है कि गलती काम कर रहे हैं। वो जो चार थे, कौआ चला अपनी हंस की चाल, वो अच्छे चलने लगे। जो चार साथी थे वो तो किसी और तरह के साथी थे, वो भी कह रहे छोड़ो यार यहाँ पे कहाँ पे चले गए। तो कहने का मतलब जिस लगाव से हैं और उनके घुटनों में जान नहीं है। और मैं तो फिर भी कहता हूँ अगर वो इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं तो सहारे की क्यों जरूरत पड़ी है? हम सहारा नहीं ले रहे, हम अपने बलबूतों के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 से वो पहले सक्षम खिलाड़ी थे। मैंने वही कहा कि सभी खिलाड़ी को सिर्फ दिशा निर्देश, बहुत सारे लोगों को सिर्फ समझाने की जरूरत पड़ती है काम करने की। अब मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, तो मेरे पास सामने 3 पॉइंट लगे होते हैं। और यहाँ पर ऐसे भी हैं कि पूरा का पूरा पार्ट वो पढ़ के बोलते हैं। किसी को बोलने की, पढ़ के देख के बोलने की जरूरत पड़ती, किसी को नहीं। तो पढ़े तो वो भी। आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह असक्षम है? सक्षम मैं ये कह सकता हूँ कि वो जीतने वाले खिलाड़ी नहीं है। उसके ऊपर एक प्रशांत किशोर क्यों 10 लगा दोगे? जब 5 बजेंगे उनके पास काम करने का समय नहीं बचेगा। ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि जो है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की तरफ से इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं कि जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कमान संभाली है, और दूसरा जब से कॉफ़ी विद कैप्टन शुरू की है, जनता और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो रहे हैं और जनता उनके साथ जुड़ रही है। हाँ, इसीलिए आप लोग डर गए। हाँ, मैं भी सुना है कि 2-3 बाहर निकाल दिए हैं, इतने जुड़ गए हैं कि 2-4 थे वो बाहर निकाल दिया। इतना उसका फ़ायदा जरूर हुआ है कि जो थे और जितने उनके नेता हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी बोली है और अपने अपनी डपली वो बजा रहे हैं। इतना जुड़ाव उस कॉफी में। आप कह रहे हैं कि पार्टी से नेता कहाँ, कुछ नहीं है ये सब। वो अगर मीडिया में 4 खबरें लगवा दी उससे जनता के बीच में जाके तो देखो जनता उनके बारे में क्या सोचे। जनता के बीच जा रहे हैं इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है? कौन जा रहा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। अरे जाए तो सही, वो तो महीने की छुट्टी लेके जा रहे हैं कहीं। अरे क्या बात, पहले उनसे पूछो तो सही जनता में कहाँ जा रहे हैं, बताइए कहाँ जा रहे हैं। जो ये कॉफी विद कैप्टन है वो जनता, युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। उनके रिजल्ट भी आप देख लेना। मैं अगर आप बारीकी से रिजल्ट को देखेंगे तो आपको उसके जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि कॉफी विद कैप्टन का कोई फायदा नहीं होना? मैं कहता हूँ ये तो सोच ही नहीं है उनकी। कॉफी का नाम नहीं है, किसी और की बात करते तो मैं मान भी लेता। कॉफी कल्चर ही नहीं है उनका। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपने कहा कि पार्टी जो है एकजुट नहीं है, लेकिन कैप्टन जब से कमान उन्होंने संभाली है, पार्टी में कई नेता दूसरी पार्टियों से और कई अभिनेता भी उनके साथ जुड़े हैं। कौन से? पुराने जो वरिष्ठ नेता थे उनके साथ आए, पुराने नेता भी उनके साथ जुड़े हैं। और जगमीत बराड़ जी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, बाजवा जी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, भट्टल जी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, सारे पुराने ही है ना। हंसराज हंस जी जुड़े हुए हैं। वो आप भी उनके रिजल्ट देख ही लिया ना, उन्हीं को लाए थे, बताया कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ। हाँ जी, ऐसे जुड़ेंगे ना लोग भी। तो आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब दिखावे वाली, उनके साथ राजनीति करनी थी, उनका जीवन खराब करना था हंसराज हंस का। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि उनको बुलाया किसी और काम के लिए और आके इनकार कर दिया, नहीं जी मेरे बस में नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? जी, क्या
आपको कमान सौंपी गई है, क्या आप अब नई टीम का गठन करेंगे? नई टीम होगी, एक युवा टीम होगी आपकी? ये तो हमारा सिस्टम है कि जब भी हर 3 साल बाद टीम चेंज होती है और ये तो सिस्टम, ये कोई अलग से मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँगा ऐसा नहीं है। जब भी प्रधान चेंज होता है हर 3 साल बाद नई टीम बनती है और मुझे अध्यक्ष बनाया है और नई टीम बनेगी, इसमें तो कोई चिंता और सोच विचार वाला बात ही नहीं। आपकी टीम में युवाओं को तरजीह दी जाएगी? युवाओं को सभी को दिया जाए, सभी को, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के और हर तरह की विचारधारा के लोगों को जुट के और एकजुट एक मजबूत संगठन के बीच में मजबूत बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। आधार क्या होगा? आधार लक्ष्य होगा। आधार लक्ष्य होगा कि हमने लक्ष्य प्राप्ति करनी है और उसके लिए हमने काम किया है, काम करेंगे और करके दिखाया। और मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी के विचार, मोदी जी का जो आपको विज़न नज़र आ रहा है और उसी विज़न को हमारे पंजाब में भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसी विज़न को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, जातीय आधार नहीं हो? जातीय आधार पे कैसा हो सकता है? जातीय आधार में इसमें कहीं नहीं आया। अगर रिजर्व सीट पे रिजर्व लड़ेगा तो इसको जातीय कहेंगे तो मैं तो इसके लिए तो क्षमा ही कह सकता हूँ। और जातीय आधार पे हमारे कहीं भी कोई भी जातीय आधार पर चुनाव या टिकट्स नहीं होते। बहुत सारी जगह पे ऐसे होंगे जहाँ पर उनकी जाति के लोग रहते ही नहीं हैं, वहाँ से वो विधायक भी है और सांसद भी हैं। जो सिटिंग एमएलएज हैं, विधायक है, उनकी सीटें भी चेंज की जा सकती है? अभी ये फैसला मेरा अकेले का नहीं, ये एक सिस्टम है। हमारे प्रदेश की तरफ से एक हम पैनल भेजते हैं और यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड वो डिसाइड करता है। ये डिसाइड हमारा एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है और उसमें हमारा केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और इसलिए मैं कुछ कहूँगा किसको देगी किसको नहीं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। जी, विपक्ष कह रहा है कि बरगारी मामले में अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। सरकार ने कहा था कि हम जल्द जो है कार्रवाई करेंगे, जल्द जो है इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जाए। एजेंसियां काम कर रही हैं। कब तक काम पूरा होगा? ये तो एजेंसियां बता सकेंगी, क्योंकि मैं इस विषय का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि वो काम कर रही हैं। अबोहर कांड में जो मुख्य आरोपी है उनका नाम चार्जशीट से बाहर रखा गया और आप इस मामले को, आप भी वहाँ पर गए थे, अबोहर गए थे और आपने रिपोर्ट भी दी थी। आपको प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य जो आरोपी है उनको चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। देखिए, मैंने अपनी रिपोर्ट भी दी और रिपोर्ट में जो बनता था मैंने दिया भी जी। और वहाँ पर भी मैंने जो अपने उस वक्त जो किया, कहा गया, उनको जो हौसला दे सकता था, उनके साथ सहानुभूति जता सकता था और उनके साथ उनकी मदद के लिए खड़ा होने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि उनके साथ उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। मगर अभी क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि ये काम एजेंसियों का है। हमारा काम तब है कि जब उनका कोई सुनता नहीं है, कोई कहे कि मेरी कोई सुनता नहीं है तब। लेकिन विपक्ष कह रहा है जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने की कोशिश। तो क्यों नहीं बोलता ना विपक्ष? विपक्ष तो बोल रहा है, विपक्ष तो बोल रहा है सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं बोल रहा, वो तो हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं। आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। जी जी, और मैंने उसके लिए जो जहाँ तक अपनी बात कहनी थी वो कही है, जहाँ जहाँ कहनी थी वो कही है। जी। दूसरा सबसे बड़ा पंजाब में जो मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा है। पिछले ही कहा जाए कि 8 से 10 वर्षों में जो आत्महत्याएं किसानों ने वहाँ पर की, उनको सही समय पर क्या पिछले कुछ सालों में मुआवजा मिला ही नहीं है। तो क्या किसानों को उनका ये कहा जाए कि जो किसानों के परिवार है जिन किसानों ने खुदकुशी की, उनको मुआवजा मिलना नहीं चाहिए क्या? देखिए, ये पॉलिसी केंद्र सरकार बनाती है और यूपीए सरकार ने 10 साल यहाँ रही, उसने क्या पॉलिसियाँ बनाई, क्यों नहीं बनाई? ये उनके खोदे हुए खड्डे हैं जो हमें अभी तक भरते जा रहे हैं। तो आपकी मेरी बात सुन लीजिए, हमारी सरकार है, हम क्या किया मैं वो भी बताऊंगा। आज हम अगर फसल बीमा योजना लेके आए, जो पहले एक ब्लॉक में होती थी और आज तक कभी किसी को मुआवजा ही नहीं मिलता था, अगर मिलता था तो मजाक करते थे, वो पॉलिसी उनकी थी। आज हम प्रति एकड़ के हिसाब से वो उनका बीमा किया है और सबसे कम प्रीमियम और दुगना मुआवजा उनको मिलेगा। और पहले सिर्फ फसल खेत तक ही सीमित थी मुआवजा, अब वो करके अगर मंडी तक जाते हुए भी
बीच में कोई नुकसान होता है उसकी प्रोक्योरमेंट के दौरान तक भी, तब भी उसको मुआवजा मिलेगा। ये हमने उसकी भरपाई करनी, मैंने ये नहीं कहा कि इसको एकदम से खड्डे भर देंगे, इतना नहीं, हमें समय लगेगा। उनकी आर्थिकता दृष्टि को सुधारने के लिए सिर्फ मुआवजा, उनकी आर्थिक दृष्टि को वो तो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा मुआवजा तो, मगर उनको सुधारने के लिए, उनको खेती को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, आज इस बजट को आप पूरे को पढ़ लीजिए तो किसानों के हित पे बनाया गया बजट है। कर्ज को लेकर, जो किसानों पर जो कर्ज है उसको लेकर बार बार जो है पहले भी मांग उठती रही और अब भी मांग उठ रही है कि किसानों का जो कर्ज है उसको माफ़ करना चाहिए। क्या सरकार इस पर? देखिए, जहाँ मुझे अभी पीछे जानकारी सारी कृषि मंत्रालय द्वारा दी भी, जब मीटिंग हुई थी कि जब हमने सरकार संभाली थी जी, तो जो गन्ना खेती के लिए किसानों का पैसा बकाया था जी 21,000 करोड़ रुपया था और आज सिर्फ 500 करोड़ रुपया बकाया रह गया, यानी 20,500 करोड़ रुपया उनको दिया जा चुका है जी। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार उनके लिए क्या कर रही है। सो हमने बातें की नहीं है, करके दिखाया है। और कोई भी ऐसी पॉलिसी, जैसे पहले पॉलिसियाँ बनती थी, पहले तो 5-5 साल पॉलिसियाँ बनने में लग जाती थी, इम्प्लीमेंट एक भी नहीं होती थी, अगर इम्प्लीमेंट हो गई तो उसकी परसेंटेज कितनी थी, आधा %, 1% बस। और आज 100% इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आ रही है और इस पे पंजाब की नहीं पूरे देश के किसान खुश हैं जी। पठानकोट और दीनानगर में आतंकी हमला हुआ। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान से JIT को तो आने दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने NI की टीम वहां पर जाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इनकार कर दिया गया। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है एक तरह से वो खराब हुई इससे? मैं इसको इस नज़रिए से नहीं देखता हूँ। आज UNO में पाकिस्तान की छवि खराब हुई है। जो पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाता था, आज वो बैकफुट पे है और उनका पूरे दुनिया में उनके ऊपर थू हो रही है इसी बात के ऊपर। और इसके लिए हमें गर्व भी है। ये कोशिश हमने की है, हमने करने की कोशिश की है कि आप भी, वो कह रहे थे कि हम भी आतंकवाद से ग्रस्त हैं, तो हमने कहा कि आओ मिलकर करते हैं। अगर वो नहीं मिलकर चलना चाहते तो पूरी दुनिया में उन्हीं की छवि धूमल हुई है और हमारा फिर भी लोगों के बीच में ये गया है कि इंडिया के बीच में ये सचमुच आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तान की जनता जो सरकार है वो सिर्फ दिखावा करती है, हकीकत में वो आतंकवादियों के साथ मिली है। ये पूरी दुनिया में उसकी छवि आई है। दूसरा, सांपला जी, विपक्ष ये भी कहता है कि वो काला धन जो है, जो काला धन 1 साल में वापस लाने की बात की गई थी और लोगों के, जनता के अकाउंट्स में डालने की बात की गई थी, वो काला धन कहीं वापस आता दिख नहीं रहा। कि देखिए, काला धन के लाने के लिए जितना प्रयास SIT कितनी बनाई, पहले सरकार ने नहीं बनाई, हमने आते बनाई। उन्होंने अगर लिस्ट मांगी तो हमने लिस्ट भी दी और उसके बाद कुछ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं रुकावट होती है। संधियों की बात आप कह रहे हैं? हाँ जी, संधियों की आप बात कह रहे हैं? संधियों की बात भी होती है और कुछ ना कुछ कार्य करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। मगर इतना है कि और काला धन ना जा सके, इसके लिए हम सक्षम बिल भी लेके आए, ताकि आज हमारे पास इतना पैसा बच गया कि आज हम 5 करोड़ व्यक्तियों को फ्री सब्सिडी गैस के कनेक्शन दे रहे हैं, जिन्हें चूल्हा ये वो सारा मटेरियल। लेकिन काला धन वापस आएगा कि नहीं? काला धन वापस आएगा, ये हमारे वित्त मंत्री और हमारे जो प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ठीक सोच के कारण ही कह रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि अभी तक का जो कार्यकाल रहा है केंद्र सरकार का वो करप्शन फ्री रहा है। क्या आप ये भरोसा दिलाते हैं कि अगला जो 3 साल का कार्यकाल सरकार का होगा, केंद्र सरकार का, वो करप्शन फ्री होगा? और हमारी जो सोच ही ऐसी कहीं नहीं है कि हम करप्शन के आधार पर, हमारी सोच हमेशा ये रहती है कि हमें दायित्व मिला है और इस दायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करके जनता की सेवा करना है। हम राज नहीं, सिर्फ राज नहीं करना चाहते, लोगों के दिलों में राज करना चाहते। करप्शन फ्री सरकार होगी? करप्शन फ्री है भी, रहेगी भी। सांपला जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, सियासत से हटकर कोई आपका अधूरा सपना हो जिसको अब आप अध्यक्ष बने हैं पंजाब भाजपा के, BJP के, पूरा करना चाहते हो?
मेरा तो सपना अभी मेरा अपना निजी कोई सपना नहीं है। मैंने पहले भी बताया, ना मेरी अपनी कभी मैं निजी अपने लिए कुछ मांगा भी नहीं है। और अभी तो लक्ष्य जो सपना यही है कि जो मेरे पे मेरे हाईकमान ने मुझ पे विश्वास जताया उसको पूरा करूं, यही मेरा सपना है। विजय सांपला जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद आपका भी। ये थे भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष विजय सांपला जी। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।